नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंत्रा पर। साथियों, हमारा संस्कृत व्याकरण से संज्ञा प्रकरण के संज्ञाएं एवं परिभाषाएं विषय चल रहा है, जिसमें हमने कई संज्ञाओं को कल समझा जाना। तो आज जितनी भी बची संज्ञाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अगली संज्ञा है हमारी संयोग संज्ञा। और संयोग संज्ञा है क्या, इस पर चर्चा करते हैं। संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अनंतराः संयोगः। सूत्र से हल अनंतराः संयोगः। हल हल क्या है? हल हमारे व्यंजन है ना। तो इसको समझते हैं, सूत्र का पर्याय क्या है। ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना आया हो उसे संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना आया हो उसे संयोग कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ समझेंगे, जैसे एक हमारा शब्द है पुष्ट। क्या साथियों? शब्द है पुष्ट। अब देखिए, ये जो पुष्ट शब्द है, माफ करें सही से लिखते हैं, पुष्ट। तो इस पुष्ट शब्द में ये शा आया है। ये शा है। ये कैसा शा है? आधा सा, या हम कह सकते हैं ये स्वर रहित शा है। तो ये स्वर रहित शा में जब स्वर रहित है तो इसमें ना कोई स्वर है इसके साथ और ना कोई व्यंजन। तो यहाँ पर शा और टा का जो योग है, शा प्लस टा, यहाँ पर जो सा और टा का योग है, तो यहाँ पर संयोग संज्ञा होगी। जब किसी व्यंजन या स्वर के बीच क्या ना हो, कोई अन्य स्वर या व्यंजन ना हो, तो वहां पर संयोग संज्ञा होती है। हलो अनंतराः संयोगा के सूत्र से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। संयोग संज्ञा क्या होती है साथियों? जहां किसी भी व्यंजन के बाद ना कोई स्वर हो और ना व्यंजन हो तो वहां संयोग संज्ञा होती है। तो अगला साथियों देखिए, गुप्त में भी ले सकते हैं। पा और ता के बीच यहाँ पर संयोग संज्ञा है साथियों। और उसी तरीके से यहाँ राष्ट्र में ले सकते हैं। राष्ट्र में शा और टा है ना। शा हलन सहित है, टा हलन सहित है, और रा हमारा स्वर सहित है ना। तो ये इनमें शा और टा में क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। भव्य में वा और प्लस या में, यहाँ बा में और या में संयोग संज्ञा होगी। तो आप समझ चुके होंगे, जब किसी व्यंजन या स्वर के है ना बीच कोई स्वर ना आए या व्यंजन ना आए तो वहां पर संयोग संज्ञा होगी। अगला हमारा है घा संज्ञा। साथियों, घा संज्ञा क्या है इसके बारे में जानते हैं। घा संज्ञा है तरप तम पौ घा। तरप तम पौ घा, अर्थात तरप और तमप, क्या? तरप और तमप, इन प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। याद रखिएगा, दो घा संज्ञा क्या होती है? तरप तमपौ घ, अर्थात तरप और तमप प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। तरप और तमप प्रत्ययों की, ये आपको याद रखना पड़ेगा साथियों, भूलना नहीं है इस चीज को। अगला है घु संज्ञा। अब घु संज्ञा क्या है साथियों? दाधाध्व दाप। दाधाध्व दाप, अर्थात दाप माने काटना और दैप माने साफ करना। इन दो धातुओं को छोड़कर है ना, दा और धा स्वरूप वाली जितनी भी धातुएं हैं उनमें घु संज्ञा होगी। दाप को छोड़ दें और दैप को छोड़ दें तो दा और धा, इस स्वरूप की जितनी भी संज्ञा होंगी, दाप माने काटना और दैप माने साफ करना, इन दो धातुओं को छोड़कर जितनी भी दा और धा स्वरूप वाली संज्ञा होंगी वहां हमारी साथियों घु संज्ञा होगी। अगला है सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा। देखिए साथियों, सर्वनाम स्थान, सर्वनाम से आप समझते ही हैं सर्वनाम क्या होते हैं। वे नाम जो हमारे किसी भी नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं वे सर्वनाम है। तो उसके सर्वनाम स्थान संज्ञा क्या है? शुडन पुस्तकस्य है ना, सर्वनामम स्थान। तो इसकी बात समझते हैं हम सूत्र से। पुल्लिंग, पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्दों के आगे कौन कौन से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक शब्द होते हैं साथियों? वे शब्द जो हमारे
कह सकते हैं, देखिए एक होता है धातु, एक होता है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक जैसे राम प्रातिपदिक है ना, कोई भी नाम जो है वो प्रातिपदिक शब्द है। आगे लगने वाले शुट, सु और जस श्रम तथा औट विभक्ति प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। कौन कौन से? देखिए प्रातिपदिक शब्द वो होते हैं जो जैसे नाम जो है वो हमारे प्रातिपदिक शब्द हैं, उनमें सु और जस, सु और जस है ना, इनमें श्रम तथा औट विभक्ति प्रत्यय सर्वनाम स्थान कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे ये जो प्रत्यय हैं कौन कौन से, सु जस श्रम है ना, ये इन सर्वनामों में जो औट विभक्ति लगेगी है ना, उस या प्रत्यय जो लगेंगे इनमें वो सर्वनाम स्थान कहलाएंगे। अगला है प्रातिपदिक संज्ञा। साथी कौन सा है? प्रातिपदिक संज्ञा। देखिए प्रातिपदिक संज्ञा क्या है? अथर्ववद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात हम समझेंगे इसको अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। देखिए इसको हम समझेंगे, अर्धात में यहाँ धातु रहित प्रत्यांत रहित है ना, धातु रहित और प्रत्यांत रहित सार्थक शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है साथी, किस किस की? धातु रहित प्रत्यांत रहित है ना, दो, एक धातु रहित हो और प्रत्यांत रहित सार्थक शब्द कोई है, उस स्वरूप की कौन सी संज्ञा होगी? प्रातिपदिक। जैसे राम, कृष्ण है ना, ये धातु रहित हैं और ना ही यहाँ कोई प्रत्यय जुड़ा है, तो देख लीजिए इनकी कौन सी संज्ञा है साथियों? इनकी प्रातिपदिक संज्ञा है। तो वे शब्द जो प्रातिपदिक होंगे ना उनमें कोई धातु जुड़ी होगी और ना ही उन शब्दों में कोई भी प्रत्यय जुड़ा होगा, तो वो सभी शब्द हमारे प्रातिपदिक शब्द कहलाते हैं। तो देखिए इनका दूसरा एक सूत्र है प्रातिपदिक का, कृतधित समाश्च सूत्र से। देखिए कृदंत, कृतदधित समाश्च अर्थात कृदंत और तद्दितांत, कृदंत, कृदांत और तद्दितांत और समस्त पदों का मतलब है समास है ना, उन पदों में भी इनकी संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। किन किन में होती है? यदि कोई कृदंत है और तद्दितांत है और समास कोई है, उनमें भी साथियों हमारी कौन सी संज्ञा होगी? प्रातिपदिक संज्ञा। कौन कौन से? कृदंत, तद्दितांत अर्थात धातुओं से, धातु जो हैं उनके उनसे अंत हो, और तद्दितांत माने जो भी हमारा नाम है उससे हो, और समस्त पदों का मतलब है समास। इन सभियों से अगर कोई भी संज्ञा है तो वो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी साथियों? वो होगी हमारी प्रातिपदिक संज्ञा। जैसे कारक, कारक क्या है? क्रियाशाली तद्दित है ना, और राजपुरुष यहाँ पर क्या है साथियों? समास। तो राजपुरुष में समास है ना, शाली में तद्दित है और कारक में कृत है ना, ये हमारे तद्दित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और देखिए कृत प्रत्यय किसमें लगा? कारक में। कहीं पर अगर कृत प्रत्यय लगा है, तद्दित प्रत्यय लगा है और समास है, तो वहां पर साथियों हमारी है ना कौन सी संज्ञा होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होगी। इस बात को भी याद रखिएगा। तो दोबारा हम इस बात को समझ लेते हैं। देखिए प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा हमारी धातु रहित और प्रत्यांत रहित सार्थक शब्द स्वरूप प्रातिपदिक होंगे, अर्थात वे शब्द जिसमें धातु रहित होंगे और प्रत्यय रहित होंगे वो हमारे सभी क्या कहलाएंगे? प्रातिपदिक। और कृदंत और तद्दितांत तथा समास पदों में भी हमारी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो साथियों अगली संज्ञा है प्रत्यय संज्ञा। देखिए प्रत्यय संज्ञा को हम पूरा समझ लेते हैं। धातु और प्रातिपदिक के बाद जुड़ते हैं उनको प्रत्यय संज्ञा होती है। देखिए धातुओं में और किसी भी नाम प्रातिपदिक शब्दों में अगर कोई प्रत्यय जोड़ा जाए है ना, यदि कोई प्रत्यय प्रातिपदिक के बाद कुछ भी जोड़ा जाए तो वहां पर प्रत्यय संज्ञा होती है, या हम कह सकते हैं धातुओं में तथा नामों में जुड़ने वाले शब्द हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। धातु में लगने वाले प्रत्यय दो होते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर आपको समझना है धातुओं में कितने प्रकार के प्रत्यय लगते हैं? दो प्रकार के साथ साथियों लगते हैं। कौन कौन सा? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय। देखिए कृत प्रत्यय क्या है साथियों? धातु के अंत में जो लगे वो कृत प्रत्यय। तिंग प्रत्यय क्या है साथियों? दसों लकार, लकार जो भी हमारे होते हैं 10 लकार, आप मुख्यतः 5 लकारों को महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ते आए हैं, लेकिन 10 लकार होते हैं। उन 10 लकारों में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वहां पर हमारा तिंग प्रत्यय होता है। तो कहाँ कहाँ? कृत प्रत्यय धातु के अंत में, और तिंग प्रत्यय इन 10 लकारों के जो शब्द बनते हैं, या जिन लकारों की धातुओं में
है ना, रूप बनते हैं, उनमें हमारा तिंग प्रत्यय होता है। तो देखिए तिंग प्रत्यय के उदाहरण यहाँ पर दिए हैं और कृत प्रत्यय के उदाहरण दिए हैं। देखिए कृत प्रत्यय कित, कितवत, तुमुन, ये सब हमारे कृत प्रत्यय हैं। और कृत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, अव्यय और विशेषण। और उसी तरीके से तिंग प्रत्यय तिप, तस, झी, ये हमारे तिंग प्रत्यय हैं और इनकी दो प्रकार होते हैं, परस्मयी पद और आत्मनेय पद। देखिए हम बात को आपको समझेंगे। परस्मयी पद में आपको जब हम प्रत्यय पढ़ाएंगे तो पूरी तरीके से इसको हम बहुत ही बृहद स्तर पर पढ़ेंगे। जैसे तिप, तस, झी, सिप, थस, था, मिप, बस, मस, तो ये परस्मयी पद के तिंग प्रत्यय हो जाते हैं, है ना। और आत्मनेय पदी के कौन कौन से हो जाते हैं साथियों, वा, ता, है ना, आताम, झा, है ना, और इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो साथियों अगला है हमारा प्रातिपदिक शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तीन होते हैं। देखिए धातु में लगने वाले दो प्रकार के थे और प्रातिपदिक शब्दों में लगने वाले कितने प्रकार के होते हैं साथियों, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शुभ प्रत्यय। देखिए शुभ प्रत्यय क्या होता है, यदि प्रातिपदिक से जुड़कर लगते हैं तो वे हमारे शुभ प्रत्यय हैं। सु और जस, सु और जस, ये शुभ प्रत्यय हैं साथियों। अगला है स्त्री प्रत्यय। यदि कोई पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाना हो वहां पर हमारा स्त्री प्रत्यय होता है। टाप, डाप, डिंग्स, ये सब हमारा किस में लगेगा, स्त्री प्रत्यय। अर्थात किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग अगर साथियों बनाना है तो हमारा उसका होगा दींस प्रत्यय। अगला है तद्धित प्रत्यय। साथियों क्या है, तद्धित प्रत्यय। देखिए तद्धित प्रत्यय किसमें लगते हैं, शब्द के अंत में, है ना, प्रातिपदिक। जैसे कोई भी हमारा प्रातिपदिक शब्द है उसके अंत में लगने वाले प्रत्यय जो होते हैं साथियों वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे मतुप, त्व, तल आदि, ये हमारे तद्धित प्रत्यय हैं। तो साथियों इनके सबको हम समझे हैं और इनके साथ साथ इनको उदाहरण भी हैं। आप लोगों को इनको याद कर लेना है, इनको समझ लेना है। और प्रत्यय जब हमारा पूरा एक बिंदु जब चलेगा उस पर हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। साथियों अगला हमारा संज्ञा है पद संज्ञा। पद संज्ञा, पद संज्ञा पे हम चर्चा करते हैं। पद संज्ञा क्या है, सूत्र से समझना है, सुप्तंत पदम, है ना, सुप्तंत पदम, अर्थात सुप और तिंग प्रत्ययों से युक्त होने पर, कौन कौन से, सुप और तिंग, इन प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द बनता है। देखिए हम यहाँ पर देखिए सुप पढ़े, ये किसमें लगता है, सुप और तिंग। देखिए सुप लगता है प्रातिपदिक में, सुप लगता है प्रातिपदिक में। और हमारा तिंग किसमें लगता है साथियों, तिंग लगता है हमारा धातु में। तिंग देखिए लगता है हमारा धातु में। तो सुप और तिंग, इन प्रत्ययों इन प्रत्ययों से युक्त होने पर कोई शब्द बनता है तो उसमें प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। आप समझ गए होंगे। सुप प्रत्यय किसमें लगता है, सुप प्रत्यय किसमें लगता है, हमारा सुप प्रत्यय तथा सुप तथा धातु में। कौन कौन सा, प्रातिपदिक माने शब्दों में लगने वाला सुप, और तिंग प्रत्यय किसमें लगता है, धातु में। इससे ऊपर हम आपको जैसा समझाए थे उसी तरीके से इसमें अगला है इसका उदाहरण। जैसे राम में सुप्रत्यय से राम बना, व भू धातु में तिप प्रत्यय से या तस प्रत्यय से तिंग प्रत्यय से भवती व भवता बना। तिप में भवती हो गया और तस से भवत हो गया। देखिए तिप में पा इति संज्ञा के लोप हो जाता है और भव भू धातु में क्या हो जाता है, ती लग जाता है तो भवती। उसी तरीके ता सा इति संज्ञा के, इसलिए इसका लोप हो जाता है सा का और ये भवता हो जाता है। इन्हीं तरीके से इसके अतिरिक्त सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर, किसको छोड़कर, सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर पूर्व शब्द भी पद संज्ञा होती है। तो इस चीज को आप साथियों समझे होंगे कि पद संज्ञा कहाँ है, पद क्या है। देखिए पद हमारे दो प्रकार से हो गए इस तरीके से, धातु और शब्द, है ना। जहां पर शब्दों में या अर्थात कहें प्रातिपदिक में लगेगा वो सुप प्रत्यय लगेगा और तिंग प्रत्यय का लगेगा, धातुओं में लगेगा साथियों। तो जो धातुओं में लगता है वो तिंग प्रत्यय और जो प्रातिपदिक में लगता है वो सुप्रत्यय। तो राम में सुप्रत्यय लगकर राम बना और भू धातु में तिप तथा तस, ये तिंग प्रत्यय हैं दोनों। इन प्रत्ययों से भवती तथा भवता बना। इस बात को आप अच्छे से समझे होंगे। अगला है साथियों हमारा नदी संज्ञा। कौन सा है, नदी संज्ञा। देखिए नदी संज्ञा का सूत्र है यू स्त्राख्यो नदी, अर्थात यू को समझिए। यू को हम क्या लिख सकते हैं, यू को लिख सकते हैं ई प्लस उ, क्या हो जाएगा साथियों, यू। अर्थात ईकारांत व उकारांत, ईकारांत व उकारांत स्त्राख्यो अर्थात स्त्रीलिंग शब्द।
वे शब्द जो ईकारांत हो और ईकारांत हो और उकारांत हो और कैसे हो, स्त्रीलिंग हो, उनमें नदी संज्ञा होगी। साथियों समझिएगा, नदी स्त्रीलिंग शब्द है और नदी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए नदी जो शब्द है उसी के इस तरह से हम समझ लेंगे कि स्त्राख्यो नदी अर्थात यू, और यू शब्द को आप याद रखना है। यू से क्या है, यू माने ई प्लस उ अर्थात यू, ईकारांत और उकारांत इन दोनों शब्दों में, स्त्री शब्दों में या स्त्रीलिंग शब्दों में क्या होगी, नदी संज्ञा होगी, है ना। देखिए नदी, गौरी, बधु, है ना। तो आप समझ चुके होंगे इसको। अगला है सवर्ण संज्ञा। साथियों सवर्ण संज्ञा माने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ण, है ना, जब दो या दो से अधिक वर्ण के आधारण स्थान और आभ्यंतर पद समान हो तो उन्हें सवर्ण वर्ण कहते हैं, है ना। कौन कौन से, जब दो या दो से अधिक वर्ण क्या हो, आधारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रश्न कैसे हो, समान हो, वहां सवर्ण वर्ण होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। कहां कहां होगा सवर्ण वर्ण, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात आधारण समान हो, आधारण स्थान समान हो और उनका आभ्यंतर प्रयत्न समान हो। हमने आपको वर्ण विचार जब पढ़ाया था, आभ्यंतर प्रयत्न बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसको आप जो पढ़े हैं उनको अच्छे से इस चीज को पता होगा। तो यहाँ पर हमारा सवर्ण वर्ण कहाँ पर है, जहां आधारण स्थान और आभ्यंतर प्रश्न समान होगा वहीं सवर्ण वर्ण हमारा सवर्ण संज्ञा होगी, सॉरी क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। अगला साथियों सत संज्ञा। तो सत संज्ञा क्या है साथियों, सत है तो सत इसका सूत्र है और हम यहां समझेंगे सत संज्ञा वही होगी जहां शत्र और सानच, है ना, दोनों का नाम सत है। तो आप समझ लीजिए शत्र और सानच प्रत्यय जहां जुड़ा होगा साथियों वहां पर सत संज्ञा होगी। सत संज्ञा कहां होगी, क्षत्रि और सानच प्रत्यय जहां जुड़ते हैं साथियों वहां हमारी सत संज्ञा होती है। शत संज्ञा कहां होगी, जहां क्षत्रि और सानच प्रत्यय जुड़ेंगे। अगला है हमारा संहिता संज्ञा साथियों। संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा क्या है, पर सन्निकर्ष संहिता अर्थात वर्णों के अत्यधिक सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। यदि कोई दो वर्ण आपस में समीप आ रहे हैं जुड़कर तो वो क्या होगी, वहां हमारी संहिता संज्ञा होगी। जैसे एक हमारा शब्द है मध्वर, है ना, मध्वर, तो मध्वर कैसे हुआ, मधु धन अरे। अब देखिए मधुधन अरे से उ और आ जुड़कर वा हो गया, तो ये क्या हो गया, सन्निकट आ गए, समीप आ गए, सन्निकर्ष आ गए, है ना। तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी साथियों, संहिता संज्ञा होगी। जब दो वर्ण अर्थात किन्हीं किन्हीं दो संधियों से किसी एक वर्ण का परिवर्तन हो जाता है ना, तो वहां पर हमारा संहिता संज्ञा होती है। तो यहाँ देखिए रमा ईश में रमेश हो गया, आ अलग है ई अलग है, दोनों निकट आ गए ए हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया साथियों, संहिता संज्ञा हो गई। तो आप इसको भी अच्छे से समझे होंगे। अगला है अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा क्या है, देखिए मुख नासिका वचनो अनुनासिका, अर्थात मुख नासिका, मुख और नासिका से बोले जाने वाले अनुनासिक कहलाते हैं। जो वर्ण किससे बोले जाए, मुख और नासिका से, दोनों से बोले जाते हैं, वो अनुनासिक होते हैं। जैसे सभी चंद्र बिंदु वाले जितने भी स्वर होंगे वो हमारे अनुनासिक स्वर होंगे और हमारे प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो साथियों होगा वो हमारा क्या होगा, अनुनासिक वर्ण होगा। आप अच्छे से इस बात को समझे होंगे। अगला है साथियों, अब समझिएगा आदेश, एक शब्द है आदेश, क्या होता है। जब हम आपको संधि प्रकरण पढ़ाएंगे तो आपको इन तीनों शब्दों का बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना होगा। तो आदेश को समझते हैं। देखिए साथियों किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण यदि आ जाए, है ना, तो वहां पर हमारा क्या होता है, आदेश होता है। यदि कोई वर्ण है और उसको वो वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ गया, जैसे देखिए संधि करते हैं जब, तो हम संस्कृत की संधि करें साथियों, समझिए संस्कृत, संस्कृत को हम लिख सकते हैं समधन कृत। क्या लिख सकते हैं साथियों, समधन कृत। और जब हम समधन कृत लिखेंगे तो सा का तो आगम होगा, यहाँ सुट से सा का आगम हो जाएगा, तो वो आगम हम आपको इसके बाद बताएंगे। तो सुट से आगम हो जाएगा और जो सम है माँ का क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, किसमें, अनुस्वार में। आप नहीं समझे दोबारा समझिए। इस सम से साथियों अनुस्वार का क्या हो जाएगा, यहाँ साथियों गलत हो गया, अनुस्वार का करना है ना, क्या हो जाएगा, इस अनुस्वार माँ का अनुस्वार हो जाएगा।
और यहाँ पर सा, जो सा नहीं है वो उस सुट का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सा का, हमारा जो स्वर रहित सा है संस्कृत, उस सा का क्या होगा, आगम होगा। आगम क्या होता है और आदेश क्या होता है वही समझाना चाह रहा हूं। आदेश माने वह वर्ण जिसको एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाए, और आगम क्या होता है, अचानक से कोई वर्ण आ जाए, किसी बगैर किसी वर्ण के स्थान पर कोई वर्ण आ जाए तो वहां पर हमारा आगम होगा। यदि किसी वर्ण आदि का प्रकृति या प्रत्यय के साथ आ मिलना आगम कहलाता है, या जो वर्ण किसी वर्ण को बिना हटाए प्रयुक्त हो जाए, किसी को ना हटाए और आकर स्वयं उसमें जुड़ जाए, तो वह वर्ण हमारा आगम है। जैसे संस्कृत से ही समझ लेते हैं, यहाँ पर सम में सम प्लस सुट प्लस क्री प्लस कृता, अगर हम लेंगे, देखिए संस्कृत शब्द किससे है, सम धातु से है ना, सुट, सुट इसमें आगम हुआ है, सम उपसर्ग, सुट का आगम हुआ है क्री धातु और इक्ता प्रत्यय, इनका योग संस्कृत बनता है। तो यहाँ पर देखिए माँ के स्थान पर अनुस्वार होना तो आदेश है, और सुट का आना आगम है। सुट का आना अर्थात सा जो आया है, हमारा जो स्वर रहित सा, उसका आना क्या है, आगम है, स्वतः आ गया, वहां पर था नहीं, आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे साथियों, आगम कहेंगे। अगला है साथियों हमारा निमित्त शब्द। निमित्त क्या है, देखिए निमित्त को समझते हैं हम उदाहरण से। जैसे एक शब्द है हमारा प्रत्येक, क्या है साथियों, प्रत्येक। अब देखिए प्रत्येक को तोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रति धन एक, है ना, प्रति धन एक। तो यहां पर ई के स्थान पर क्या हुआ, ये ई है, ई के स्थान पर साथियों या हो गया, ई के स्थान पर क्या हो गया, या हो गया, और इस ए का या पर क्या लग गया, मात्रा लग गई, तो यहां हो गया प्रत्येक। नहीं समझे, दोबारा समझ लेते हैं। जैसे प्रति एक, प्रति धन एक, तो ई के स्थान पर तो साथियों, इस ई के स्थान पर तो या हो जाएगा, और इस या पर ए की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। तो इस मात्रा का लगना ही ई के स्थान पर या आदेश होना, ई के स्थान पर या का क्या हुआ, आदेश हुआ, और आदेश स्वर पर कारण किसका है, ए का, ए का कारण होना आदेश पर निमित्त कहलाता है। तो यहां पर साथियों जो या पर क्या हुआ, कारण है ना, ए का, तो यही ए क्या है, निमित्त होगा। तो साथियों आप इस बात को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो साथियों आज के लिए बस हमारे संज्ञा प्रकरण के संज्ञा और परिभाषाएं उसकी, इस बिंदु से हमने जितनी भी संज्ञाएं हमारे महत्वपूर्ण हो सकती हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, तो हमने उन पर चर्चा की। साथियों अगर आप लोगों को इन संज्ञाओं में कोई भी संदेह हो, कोई भी प्रश्न अगर बनता हो, तो आप बेझिझक पूछिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं संज्ञा एवं परिभाषाओं के प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।